गणेश दादा ने रीमा को पानी पिलाया। थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर भी डाला ताकि वो जल्दी से सामान्य हो सके। लेकिन रीमा अभी भी सुध-बुध खोई हुई बैठी हुई थी। गणेश बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान जगह पे वो इस स्थिति से कैसे निपटेगा। और फिर परेशान होना लाजमी भी है। कुछ देर रीमा यूं ही खामोश बैठी रही। उसके बाद धीरे धीरे उसने सामान्य होना शुरू किया। तब गणेश दादा की जान में जान आई। उन्होंने रीमा का रुख मोड़ने के लिए कहा, बिटिया देखो जरा, जहाँ तुम्हें आना था ना, हम उसके कितना नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखो, ध्यान से सुनो। तुम्हें झरने की आवाज़ आ रही होगी। हम लोग झरने के बहुत पास आ चुके हैं। रीमा ने सुनने की कोशिश की और धीरे से मुस्कुराई। दादा, मुझे लगता है कि मैं सारा कुछ पहले से जानती हूँ। गणेश ने कहा, हो सकता है बिटिया, तुम कभी बचपन में यहाँ आई हो। रीमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कभी बचपन में यहाँ आई होगी। हो सकता है वो बचपन में कभी आई हो। अगर आई भी होगी तो इतना जुड़ाव क्यों? और बैजू, कुछ तस्वीरें, कुछ आकृतियाँ उसके दिमाग में घूमने लगी। उन तस्वीरों ने एक जाल सा बुन लिया। वो बात तो गणेश से कर रही थी, लेकिन उसका सारा दिमाग, सारा दिल वहीं उलझा हुआ था, उन सवालों में, बैजू में, उस वातावरण में और उस इलाके में। गणेश ने रीमा को सहारा देकर उठाया और कहा, छोड़ो बिटिया, हम लोग जिस काम से आए हैं, चलो पहले वो काम कर लेते हैं। यहाँ से ज़्यादा अच्छा तुम्हें ज़रूर वहाँ लगेगा। रीमा हल्का मुस्कुराई तो जैसे गणेश की जान में जान आई कि चलो अब बिटिया पहले से ठीक है। रीमा उठी और हौले कदमों से गणेश के साथ पगडंडियों पर नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते उतरते कई बार उसको ऐसा लगा कि चक्कर आएगा और वो यहीं बेहोश होकर गिर जाएगी। उसके पैरों में जान नहीं थी। उसके पैर निडाल होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे नीचे जाना तो था। उसे झरने के पास जाना था। उसका एहसास करना था। इधर गणेश दादा सोच रहे थे कि रीमा बिटिया पहले से सामान तो हो गई है, लेकिन है तो पराई। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई या बिटिया की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा अकेला? यहाँ तो कोई मदद के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो रिहायशी इलाका नहीं है। तो वहाँ पे किसको मदद के लिए पुकारेगा? कहीं ना कहीं गणेश थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम ली और रीमा को हिम्मत देता हुआ आगे बढ़ने लगा। ज्यों ज्यों रीमा आगे बढ़ रही थी, वहाँ का माहौल उसे अपनी ओर खींच रहा था और वो उसमें घुलती जा रही थी। झील कुछ ही दूर बची थी। झरने का शोर
तेज होने लगा था। उसकी आवाज में रीमा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसके कानों में सिर्फ और सिर्फ झरने की ध्वनि थी। और जैसे झरने की ध्वनि जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, आकृतियां अपना जाल बिछाती जा रही थी। अब उन आकृतियों ने और झरने की आवाज ने एक दूसरे को जोड़ना शुरू कर दिया। आवाज और आकृति जब जुड़ जाती है तो एक फिल्म की तरह बन जाती है, और वही फिल्म रीमा के दिमाग पर छाने लगी। उसने देखा नदी के किनारे बहुत सारी मछलियां हैं जो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, मानो वो रीमा का इंतजार कर रही हूं। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने एक मछली को छूकर देखा। जैसे ही उसने मछली को छुआ, वो वापस पानी में चली गई। रीमा जैसे जैसे उसको छू रही थी, उसे लग रहा था कि ये एहसास तो बहुत पुराना है। वो काफी देर खड़ी रही। उसके बाद जैसे ही वो एक पत्थर पर बैठी, वो बम के गोले की तरह फट गई और चीखने लगी, यही है बैजू, यही बैजू बांसुरी बजाता था। ये बैजू का घर है, ये हमारा घर है। बैजू ने मुझसे कहा था, मैं रहूं ना रहूं चंदा, पर मेरी बांसुरी की आवाज तुम्हारे कानों में हमेशा बजती रहेगी। चंदा? ये चंदा कौन है बिटिया? चंदा बैजू से बहुत प्यार करती थी दादा। चंदा बहुत प्यार करती थी बैजू से। कौन है ये चंदा? और ये बैजू कौन है बिटिया? मुझे नहीं पता दादा, ये बैजू कौन है, ये चंदा कौन है, लेकिन दोनों मेरे बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, यहीं कहीं हैं। बैजू मेरा है, बैजू मेरा है दादा। देखो, वो देखो। और रीमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। देखो देखो दादा, ये वही पत्थर है। देखो, इसमें बैजू का खून लगा हुआ है, ये बैजू के खून से सना हुआ है। देखो। नहीं बिटिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो, बिल्कुल साफ है। नहीं दादा, इसमें बैजू का खून लगा है, इसमें बैजू का खून लगा है दादा। ये बैजू का पत्थर है दादा, इस पे बैजू बैठा करता था और इसी पत्थर ने बैजू को मार दिया दादा। मेरे बैजू को इसी पत्थर ने मारा है। कहते हुए रीमा बेहोश होने लगी। अब गणेश दादा बुरी तरह घबरा गए। एक तरफ उन्हें रीमा को संभालना था और दूसरी तरफ अकेलापन। कैसे उठाकर वो रीमा को यहां से ले जाएंगे? क्या करेंगे? उनके पास तो एक फोन भी नहीं था। किसको मदद के लिए बुलाएंगे? उन्हें दोबारा से अपने झोले से पानी की बोतल निकाली और रीमा के चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगे। धीरे धीरे रीमा ने आंखें खोलना शुरू किया। अब बारी गणेश दादा के घबराने की थी। वो बुरी तरह घबरा चुके थे। अब उन्हें लगने लगा था उनका ये निर्णय बिल्कुल गलत था। जरूर कोई बात है। रीमा एक सामान्य लड़की नहीं है। कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है जिसकी यादें रीमा के मन पे छाई हुई हैं।
अब मैं क्या करूं? मैं कैसे वापस ले जाऊंगा? मैं क्या करूं? दादा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और रीमा होश में आने तो लगी थी, लेकिन गुमसुम एक पत्थर पर बैठी एकटक उस झरने को निहार रही थी और उस ठंडक को महसूस कर रही थी, जो ठंडक उसे आज तक कभी नहीं मिली थी।